अध्याय 1। दिवालियापन के काले बादल और मजबूरियों का दौरिया कहानी किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें हार है, कंगाली है, एक बहुत बड़ा जुआ है और अंत में एक ऐसी सफलता है जिसने दुनिया के सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आज जिस मार्वल स्टूडियोज की फिल्मों का नाम सुनते ही सिनेमा घरों के बाहर मील लंबी कतारें लग जाती हैं, वो हमेशा से इतना अमीर और कामयाब नहीं था। बात है साल 1996 की मार्वल कॉमिक्स, जो कभी बच्चों और युवाओं के दिलों पर राज करती थी। कॉमिक्स इंडस्ट्री में आई बारी गिरावट के कारण पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। कंपनी पर इतना कर्ज था कि उसने खुद को दिवालिया बैंक्रप्सी घोषित कर दिया था। उस वक्त मार्वल के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। अपनी साख और कंपनी को बचाने के लिए मार्वल के मालिकों ने एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय किरदारों के फिल्मी अधिकार मूवी वर्ड्स दूसरी बड़ी हॉलीवुड कंपनियों को औने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया। इसी मजबूरी के तहत उन्होंने अपने सबसे बड़े सुपरस्टार स्पाइडर मैन को सोनी पिक्चर्स को बेच दिया। एक्स मैन 20th सेंचुरी फॉक्स के पास चले गए, जबकि हेल्थ का अधिकार यूनिवर्सल पिक्चर्स के खाते में चला गया। मार्वल के पास अब सिर्फ वही किरदार बचे थे जिन्हें उस दौर में बी ग्रेड या कम लोकप्रिय माना जाता था, जैसे आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका। किसी को नहीं पता था कि यही बचे हुए किरदार एक दिन इतिहास रचने वाले हैं। अध्याय 2। एक बड़ा जुआ और केविन फाइगी का विजन। साल 2000 के शुरुआती दशक में मार्वल ने देखा कि सोनी और फॉक्स उनके किरदारों स्पाइडर मैन और एक्स मैन पर फिल्में बनाकर अरबों रुपए कमा रहे हैं, जबकि मार्वल को सिर्फ एक छोटा सा रॉयल्टी हिस्सा मिल रहा था। तब मार्वल के भीतर एक युवा और जुनूनी इंसान का उदय हुआ, जिसका नाम था केविन फाइगी। केविन फिल्मों के दीवाने थे और कॉमिक्स की दुनिया को बहुत गहराई से समझते थे। केविन फाइगी और मार्वल के तत्कालीन अधिकारियों के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, हम दूसरों को अपने किरदार क्यों बेच रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही अपनी फिल्में बनाना शुरू करें। लेकिन इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था पैसा। फिल्म बनाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की ज़रूरत थी, जो मार्वल के पास नहीं थे। तब मार्वल ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। साल 2005 में मार्वल ने मेरिल लिंच बैंक से लगभग $525 मिलियन का कर्ज लिया। लेकिन इस कर्ज के बदले मार्वल ने जो गिरवी रखा, वह उनके वजूद की आखिरी उम्मीद थी। मार्वल ने अपने बचे हुए सभी मुख्य किरदारों जैसे थोर, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन के अधिकार बैंक के पास गिरवी रख दिए। शर्त यह थी कि अगर मार्वल की आने वाली फिल्में फ्लॉप हो गई, तो बैंक उनके इन बचे हुए किरदारों पर भी कब्जा कर लेगा और मार्वल स्टूडियोज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मार्वल के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। अध्याय 3। साल 2008 लोहे के सूट में मसीहा का उदय। अब मार्वल को अपनी पहली फिल्म बनानी थी। किरदार मैन। उस समय आम जनता आयरन मैन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। फिल्म के निर्देशन के लिए जॉन फेवरो को चुना गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब फिल्म के मुख्य अभिनेता यानी टोनी स्टार्क के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम सामने आया। उस दौर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर उनके निजी जीवन के विवादों और ड्रग्स की लत के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टूडियो उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन जॉन फेवरू और केविन फाइगी अड़ गए। उनका मानना था कि रॉबर्ट के जीवन का उतार चढ़ाव ठीक वैसा ही है जैसा टोनी स्टार्क का है। मार्वल ने एक बार फिर अपनी किस्मत पर दांव लगाया और रॉबर्ट को साइन कर लिया। 2 मई 2008 को सिनेमाघरों में आयरन मैन रिलीज हुई और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अभिनय, जॉन फेवरू के निर्देशन और फिल्म के शानदार विजुअल्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म सुपरहिट रही और मार्वल स्टूडियोज डूबने से बच गया।
लेकिन असली धमाका फिल्म के अंत में हुआ। फिल्म के खत्म होने के बाद, क्रेडिट्स रोल होने के बाद, एक सीक्रेट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया। इसमें सैमुअल एल जैक्सन निक फ्यूरी के रूप में टोनी स्टार्क के घर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर स्टार्क, आप इस दुनिया के इकलौते सुपरहीरो नहीं हैं। मैं आपसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने आया हूँ। यहीं से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की नींव पड़ी, जहां अलग अलग फिल्मों के किरदार एक ही दुनिया में रहने वाले थे।